नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि हम जो पश्चिम एशिया का युद्ध है उसके अपडेट लेकर लगातार आपके सामने आते रहेंगे। तो आज हम एक बार फिर से कल से आज तक की जो घटनाएं हुई हैं और उसको लेकर जो चर्चाएं चली हैं उसका सार संक्षेप लेकर आपके सामने आए हैं। कल से आज तक अगर एक वाक्य में कहना हो हुआ क्या है, तो हुआ ये है कि जो बड़ा युद्ध है उसका साया और घना हो गया है। यह तो ऐसा लगता है कि जो दोनों पक्ष हैं वो अब इस निष्कर्ष पर हैं कि युद्ध के अलावा कोई और समाधान नहीं। हमने कल इस बात का जिक्र किया था कि जो ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं अयतुल्ला अली खामेनेई, वो जुमे की नमाज के बाद वो एक महत्वपूर्ण भाषण देने वाले हैं। 2020 के बाद यानी 4 साल बाद ये पहला मौका था जब अयतुल्ला खामेनेई ने जुमे की नमाज की सदारत की, यानी उनके अध्यक्षता में जो वहाँ की मस्जिद है वहाँ पर नमाज पढ़ी गई और उसमें हजारों की संख्या में जो वीडियो हम लोगों ने देखे, जो सूचना आई, चूँकि इसका काफ़ी प्रचार हो गया था, तो हजारों की संख्या में वहाँ ईरान के लोग इकट्ठे हुए। सबको ये उत्सुकता थी जानने की शायद कि अयतुल्ला खामेनेई क्या कोई घोषणा करेंगे। उन्होंने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। जो कयास लगाए जा रहे थे कि उन्होंने ईरान की परमाणु शक्ति के बारे में कुछ वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो उन्होंने कहा उसका सार तत्व यह साफ है कि ईरान भी अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है और शायद उसका मनोबल 1 अक्टूबर को जो उसने हमला किया इजराइल पर, उसमें उसे जो कामयाबियां मिली, जो सबसे बड़ी कामयाबी वह कि ईरान या इजराइल का जो बहुचर्चित मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसे आयरन डोम कहा जाता है, उसे उसने ध्वस्त कर दिया। अभी तक जो पश्चिमी खेमा है, इजराइल है, वो हुए नुकसान को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन अब पश्चिमी मीडिया उसे स्वीकार कर रहा है। आज ही जो अमेरिका का बहुत ही बहुचर्चित अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें उसने इस बात को स्वीकार किया है, खुद अपने रिपोर्टर के माफ कीजिएगा खुद अपने रिपोर्टर जो उस इलाके में है, पश्चिम एशिया में है, उनसे जुटाई गई सूचनाओं के आधार पर उसने कहा है, उस खबर की उसने हेडिंग दी है, ईरानियन मिसाइल्स ओवरवेल्म्ड इजरायली डिफेंसेस टू सम एक्सटेंट टू सम साइट्स। उन्होंने कहा है कि ईरान की जो मिसाइलें थी कुछ जगहों पर वो बहुत भारी पड़ गई इजराइल के डिफेंस सिस्टम। ये कोई छोटी सफलता इसलिए नहीं है क्योंकि जो बाकी देश आसपास में थे उनमें एक मनोबल को लेकर उस पर असर था कि हम जो भी मिसाइलें दागेंगे, जो भी रॉकेट दागेंगे, ड्रोन से हमला करेंगे, इजराइल की जो उसका जो सिस्टम है वो उसको रोक लेगा, वो निशाने पर यानी जो टारगेट है उसको हिट नहीं करने। 1 अक्टूबर को ईरान ने ये भ्रम तोड़ दिया। उसने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। हाइपरसोनिक मिसाइलें वो होती हैं जो एक बार अपने निशाने की तरफ चलती हैं लेकिन फिर दिशा बदल लेती हैं और वो फिर लौट कर उस निशाने पे चली जाती हैं। तो ये जो मिसाइलें थी इसका जवाब इजराइल के डिफेंस सिस्टम के पास नहीं था। तो इस घटना ने एक
ऐसा अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि जो पश्चिम एशिया का युद्ध है उसका उसमें जो शतरंज की मोहरें बिछी हुई थी उसके संतुलन में एक बड़ा परिवर्तन लाती है और संभवतः इससे ईरान का मनोबल बढ़ा है। ईरान ने तो अब कल ये बात खामेनेई के भाषण में भी आई, ईरान के मंत्री जो हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं और उनके जो एनालिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने अब हमला हमारे ऊपर किया तो हम इससे बहुत ज़्यादा ताकत के साथ जवाब देंगे। हम उनके तेल के का जो ठिकाने हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो डिफेंस स्ट्रक्चर है, हम उसमें उसको तबाह कर देंगे। अब ये बातें युद्ध में कही जाती हैं और तबाह कर देने की बात कर रहे हैं तो सचमुच वो कर देंगे या नहीं ये तो बाद में ही जाहिर होगा, लेकिन ये बातें भाषा में ये जो तीखापन तेजी आई है और ईरान का जो मनोबल बढ़ा है इसका एक और जो प्रदर्शन कल उसने किया, इजराइल ने ऐलान किया था कि अगर लेबनान के हवाई क्षेत्र में कोई ईरान का विमान देखा गया तो इजराइल उसे मार गिराएगा। लेकिन कल खुद ईरान के विदेश मंत्री एक विमान में बैठकर राहत सामग्रियां लेकर पहुंचाने के लिए लेबनान गए। विमान बेरूत के हवाई अड्डे पे उतरा और वहां से जो सामग्रियां हैं, जो भी वहां पर व्यवस्था थी, उससे भेजी गई। तो विदेश मंत्री खुद एक ऐसी हवाई मार्ग पर उन्होंने यात्रा की जो खतरे में था, लेकिन ये खतरा अगर उन्होंने ये जोखिम उठाया तो शायद इसी विश्वास से कि अगर इजराइल ने उसके ऊपर हमला किया तो हम उससे भी ज्यादा ताकत के साथ जवाब देने की स्थिति में। ये सारी बातें युद्ध के डिस्कोर्स को, युद्ध की जो चर्चा है उसको बदल रही है। इस बीच हम लगातार 2 दिन से बात कर रहे हैं कि युद्ध में बनती रूस की भूमिका। अब कल ये खबर आई कि युद्ध ने अपनी जो उनकी एक बहुचर्चित और बहुत इफेक्टिव मिसाइल रक्षा प्रणाली है S-400 जिसे कहा जाता है, वो S-400 के मल्टीपल सप्लाई उसने ईरान को कर दी। कल भी उसने एक खेप वहां पहुंचाई। यानी रूस वो व्यवस्था ईरान को प्रदान कर रहा है जिससे ईरान जब अगर उस पर हमला होता है तो वो इजरायली या अगर अमेरिका भी इसमें शामिल होता है, पश्चिमी देश शामिल होते हैं, तो उसकी मिसाइलों को वो रोक सके। ध्यान में रखने की बात है कि रूस ने ये मिसाइलें खुद अपने ऊपर हमले से बचाव के लिए, नाटो के हमले से बचाव के लिए उस क्षमता के साथ विकसित की है। अब उसमें होता क्या है कि ये तमाम सिस्टम काम करेंगे नहीं करेंगे ये तो जब वास्तविक हमला होगा तभी पता चलेगा। जैसे कि इजराइल का जो आयरन डोम था, जो खुद अमेरिकी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, वो फेल हो गया। हाइपरसोनिक मिसाइलों को वो नहीं रोक पाया। तो ये तो जब असल लड़ाई होगी तभी पता चलेगा कि ये सारे सिस्टम कितने कारगर होते हैं और कितना बचाव वो देते हैं। लेकिन अभी जो तैयारियां चल रही हैं ऐसा बिल्कुल बहुत साफ है, उसमें कोई संकेत की बात नहीं है कि बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी में दोनों पक्ष जुटे हैं। अब सवाल है कि इस युद्ध का समाधान क्या है। जिस समाधान की उम्मीद खासकर जो प्रतिरोध की धुरी जिसे कहते हैं, जिसमें ईरान है, हमास तो है ही, हमास तो वर्स्ट अफेक्टेड है, वो तो फिलिस्तीन का ही पार्ट, फिलिस्तीन में ही उसका ठिकाना है। लेकिन उसके साथ जो उसके समर्थक हैं, ईरान है, हिजबुल्लाह है, अंसारुल्लाह है, यमन, इराक का रेजिस्टेंस फोर्स है, सीरिया के समूह है, इन लोगों की निगाह में ये बात आई है, ऐसा लगता है कि युद्ध के अलावा अब कोई समाधान है नहीं। और समाधान जो है इजराइल, उससे जो समाधान, एक शांतिपूर्ण समाधान ओस्लो समझौते के रूप में आया था 31 साल पहले 1993 में, वो
इजराइल ने उस पर दस्तखत किए थे। उनके प्रधानमंत्री तब इत्याक राबिन थे और फिलिस्तीन की तरफ से यासिर अराफात जो उनके सबसे बड़े नेता थे, दोनों ने दस्तखत किए थे। उसके तहत ये व्यवस्था थी कि जो आज जमीन है इजराइल और फिलिस्तीन की, उस पर दोनों देश बनेंगे और दोनों देश साथ साथ रहेंगे, अस्तित्व में रहेंगे। 1967 तक जहाँ तक इजराइल पहुंच चुका था वहां तक इजराइल रहेगा। उसके बाद जो इलाके उसने कब्जे किए हैं वो उसको खाली करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें फिलिस्तीन की एक का स्वतंत्र देश बनेगा, जिसे दुनिया में 2 स्टेट सॉल्यूशन कहा जाता है। ये समझौता अमेरिका के संरक्षण और नॉर्वे की मध्यस्थता में हुआ था। अमेरिका आज भी जो बाइडेन प्रशासन कहता है कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए कमिटेड हैं, लेकिन 31 साल में इजराइल ने इस समझौते पे अमल नहीं किया और अमेरिका और उसके साथी देश कभी ये लगा नहीं कि वो गंभीर है या वो ईमानदार हैं इस समझौते को लागू कराने के लिए। ये तो बात दुनिया के किसी भी व्यक्ति को जो वहाँ के समीकरण को जानता है उसको मालूम है कि अमेरिका जो चीज़ सचमुच चाह लेगा इजराइल उससे हट नहीं सकता है। इजराइल का अस्तित्व टिका हुआ है अमेरिका से मिलने वाले हथियार और वित्तीय मदद। तो अगर अमेरिका सचमुच चाह ले कि 2 स्टेट सॉल्यूशन करना है हो जाएगा, लेकिन वो कभी ईमानदार नहीं रहे। और इस बीच उसके बाद से बल्कि इजराइल ने पिछले 31 साल में और नए इलाके कब्जे कर लिए जो फिलिस्तीनियों के इलाके। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो प्रतिरोध की धुरी है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, उनके जो उसमें शामिल समूह हैं उनमें ये भाव पैदा हुआ है कि अब युद्ध से ही समाधान हो सकता है। वैसे भी पिछले 1 साल में जिस तरह से इजराइल ने नरसंहार का सहारा लिया है, मानव संहार का सहारा लिया है, जिस तरह से उसने युद्ध का दायरा फैलाया है, पहले उसने गाजा में अपने रखा, फिर वेस्ट बैंक को निशाना बनाया, अभी लेबनान को उसने निशाना बनाया है, बीच बीच में वो यमन पर उसकी तरफ से अमेरिका और ब्रिटेन बमबारी करते रहे हैं और अभी 2-3 दिन पहले उसने सीरिया में जाकर बम गिराए, जिसमें कि कहा जा रहा है कि रूस का सैनिक अड्डा भी उसकी जद में आया, सीधे उस पर अटैक नहीं था लेकिन वो उसकी जद में आया। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो युद्ध की परिस्थितियां हैं वो तो लगातार सघन गंभीर होती जा रही है। अब सवाल है कि जब ये युद्ध होगा तो उसका नतीजा क्या होगा। किसी भी युद्ध के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती क्या होगा। युद्ध एक बार जब शुरू हो जाता है तब चीजें किसी के भी कंट्रोल में नहीं रह जाती हैं। युद्ध का अपना डायनामिक्स होता है जो अपने ढंग से अनफोल्ड करता है, बशर्ते दोनों तरफ की ताकतें बराबर ना हो। अब एक बिल्कुल बहुत ही मजबूत ताकत हो, एक बहुत कमजोर ताकत हो, तब तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि युद्ध का क्या नतीजा होगा। लेकिन पश्चिम एशिया में अब वो स्थिति है नहीं। पश्चिम एशिया में अब से 30 साल पहले या 20 साल पहले जो हालात होते थे वो नहीं है। और इस ताकत का प्रदर्शन ईरान ने 1 अक्टूबर को किया। ईरान की जो ध्रुवी है, जिसे जो आप उसे देखें प्रत्यक्ष मदद उसे रूस से मिल रही है और चीन से उसे डिप्लोमेटिक मदद मिल रही है। चीन ने अभी जो फिर से चर्चाएं हुई हैं संयुक्त राष्ट्र में, चीन के बयानों को गौर किया जाए तो चीन जो है खुलकर ये जो प्रतिरोध की धुरी है इसको समर्थन करता हुआ दिखता है। इसके अलावा जो दुनिया में दूसरे हॉट स्पॉट हैं जैसे उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया का भी समर्थन से हासिल है। तो दुनिया एक तरह से 2 भागों में ये बटी हुई नजर आ रही है। दुनिया का जो आधा हिस्सा है, आधा भाग है, वो इसमें प्रतिरोध की धुरी के साथ खड़ा दिख रहा है। इन सब चीजों ने एक ऐसी परिस्थिति बना दी है जो वाइडर वॉर, बहुत व्यापक युद्ध के स्थितियों को हकीकत में तब्दील करती जा रही है। अब हमारी नजर रहेगी कि क्या मोड़ लेती हैं आने वाले समय में, किस तरह से वहाँ पर घटनाएं घटती हैं, उसके अपडेट लेकर हम नियमित रूप से आपके सामने आते रहेंगे। आज बस इतना ही। आप सबको